Hello everyone, welcome to my channel that is Learn with me. HPTET नॉन मेडिकल सीरीज में ये वीडियो का आपका थर्ड पार्ट है जहां पर हम क्वेश्चंस जो हैं वो चैप्टर वाइज जो हैं यानी फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में 10 क्वेश्चन जो हैं हम चैप्टर वाइज कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा फिजिक्स में चैप्टर रहने वाला है दैट इज योर प्रिज्म एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। केमिस्ट्री में आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज योर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड मैथमेटिक्स में आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है प्रोबेबिलिटी। मेक श्योर कि अगर कोई इस चैनल के ऊपर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और उन स्टूडेंट्स के साथ जरूर शेयर कीजिए जो कोई भी एचपीटेट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है या एचपी टीजीटी कमीशन की तैयारी जो है वो नॉन मेडिकल कोर्स से कर रहा है, क्योंकि आने वाले फर्दर फ्यूचर में आने वाले टाइम में आपको एचपी टीजीटी कमीशन से रिलेटेड जो है यहाँ पे वीडियोस जो हैं वो चैप्टर वाइज मिलने वाली है। इट मीन्स हम क्वेश्चन को वहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, हम चैप्टर जो है पूरा का पूरा उठाएंगे एंड चैप्टर के दो पार्ट्स, हर एक चैप्टर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, चाहे वो आपका फिजिक्स का हो चाहे वो केमिस्ट्री का हो, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ द चैप्टर। ठीक है, कई आपका अगर सपोज फिजिक्स में अगर कोई लेंथी चैप्टर है आपका तो वो 3 से 4 पार्ट्स में भी डिवाइड हो सकता है, लेकिन हम जो सीरीज शुरू करेंगे वो सीरीज कुछ इस तरीके की होगी कि आपको जो है हम क्वेश्चन जो है जब चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही आपके चैप्टर के बेसिस के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे हम उनको वहां पर डील कर रहे होंगे। सो मेक श्योर कि इस चैनल को जो है मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ जो है वो शेयर जरूर कीजिए। सबसे पहले आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स का पहला क्वेश्चन दैट इज splitting of white light into 7 colors on passing through a glass prism। बेटा ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इस फिनोमेना को हम कहते हैं डिस्पर्सन। सेकंड क्वेश्चन की बात हम यहाँ पे कर लेते हैं, कलर ऑफ द व्हाइट लाइट डेविएटेड थ्रू द लार्जेस्ट एंगल बाय प्रिज्म इज। तो वो एंगल जो है आपको इतना तो पता है कि जब आपका ये प्रिज्म है इसमें से कोई लाइट जो है बड़े इस तरीके से इंसिडेंट होती है, अभी ये लाइट जो है इस तरीके से जाना होता है इसमें, लेकिन ये लाइट जो है वो कुछ इस तरीके से जाती है। ठीक है, एंड इस तरीके से आपका जो पैटर्न है दैट इज विवग्योर का जो पैटर्न है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, विवग्योर का। तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा एंगल जो है बनता है, डेविएशन एंगल जो है सबसे ज्यादा देखी जाती है आपकी किसके लिए, वॉलेट के लिए, एंड सबसे कम देखी जाती है आपकी किसके लिए, रेड कलर के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा लार्जेस्ट एंगल बाय द प्रिज्म, तो ये कौन सा है आपका, वॉलेट कलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, पूछा क्या गया है, when white light is incident on a thin walled hollow glass prism, मीन्स बहुत पतला सा आपके पास प्रिज्म है, hollow glass प्रिज्म है, तो कलर जो है एमरजेंट लाइट का क्या होगा। अगर व्हाइट कलर की लाइट को बेटा आप इंसिडेंट करोगे ऐसे प्रिज्म के लिए जो बहुत ही ज्यादा पतला है, हॉलो ग्लास प्रिज्म है, तो वही लाइट जो है आपको एमरजेंट लाइट अपीयर होगी। यहाँ पे कौन सी लाइट है, व्हाइट लाइट, तो आपकी एमरजेंट लाइट भी क्या रहेगी, व्हाइट रहेगी। अगर यहाँ पे व्हाइट लाइट की जगह ब्लू, ग्रीन, रेड कोई भी कलर होता तो एमरजेंट लाइट भी बेटा वही रहती है जो इंसिडेंट करती है। ठीक है, जो इंसिडेंट करती है किस केस के लिए आपका, ये आपने नहीं भूलना है, जब आपके पास प्रिज्म जो है वो कौन सा हो, थिन वॉल्ड होलो ग्लास प्रिज्म हो। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल प्रिज्म तो क्या होता है, थोड़ा थिक होता है। ठीक है, तो उसमें से जो कलर्स निकलते हैं वो क्या निकलते हैं, विवग्योर, दैट इज 7 कलर्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये कंडीशन लगा दिया तो आपने इस कंडीशन को बिल्कुल भी नहीं भूलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, पूछा गया है विच फिनोमिना इज डिपिक्टेड इन द डायग्राम गिवन बिलो। तो ये ऑब्जर्वर है, एटमॉस्फेयर की यहाँ पे बात हो रही है, ये हॉराइजन है, और ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सनराइज हो रहा है, यहाँ पे सनसेट हो रहा है। ऑब्वियसली बात है कि जब हम हॉराइजन से यानी यहाँ से क्या देखते हैं, सनराइज को देखते हैं, तो ये 2 मिनट्स पहले ही आपको दिखाई पड़ जाता है, एंड सनसेट जो है आपको 2 मिनट जो है बाद में दिखाई पड़ता है। अब यहाँ पे सारा का सारा ये जो फिनोमिना है यानी 2 मिनट्स अर्ली सनराइज आपको देखने को मिलता है एंड 2 मिनट्स लेट आपको सनसेट देखने को मिलता है, तो ये आपके पास जो फिनोमिना कहलाता है दैट इज योर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो ये पूरा का पूरा डायग्राम आपको क्या बता रहा है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में बताता है, जो कि क्या बोलती है, अर्ली सनराइज एंड लेट सनसेट, और बाय कितने मिनट से, 2 मिनट से। सो ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या हो जाता है, बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोलता है, लाइट रेज आर डेविएटेड बाय अ प्रिज्म। तो ऑब्वियसली बात है कि डेविएट बेटा इस तरीके से, तो ये एंगल जो है आपका डेविएशन है, डेविएशन ऑफ एंगल। तो आपको बोला गया है कि डेविएशन एंगल डी इज मेजर्ड फॉर लाइट रेज ऑफ द डिफरेंट फ्रिक्वेंसी। अब यहाँ पे फ्रिक्वेंसी की बात हो गई है तो आपको रिलेशनशिप पता होना चाहिए, फ्रिक्वेंसी यानी न्यू, और इसको एफ के साथ भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, वेवलेंथ के, इंक्लूडिंग ब्लू लाइट। अब कलर भी देख लीजिए, एक ब्लू लाइट की बात हो रही है और एक रेड लाइट की बात हो रही है, जो कि आपको यहाँ पे
डायग्राम में भी, ये ग्राफ में भी शो हो रहा है। आपको पूछा गया है कि यहाँ पे कौन सा ग्राफ जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो देखो, जब कभी भी डिस्पर्जन होता है थ्रू अ प्रिज्म, तो आपको इतना पता है कि जो रेड लाइट है, ठीक है, वो डेविएट क्या होती है, लीस्ट। ठीक है, एंड यहाँ पे विवग्योर यानी आपका जो ये पैटर्न है ना विवग्योर का, ये फॉलो नहीं हो रहा है अब। ठीक है, कलर अब कौन सा आ गया, विवग्योर ब्लू आ गया। ठीक है, ब्लू एंड रेड कलर की बात हो रही, तो ऑब्वियस सी बात है कि ब्लू जो कलर है वो क्या करेगा, ज्यादा डेविएट होगा। ठीक है, डेविएट क्या करेगा, ये ज्यादा करेगा। अब वेवलेंथ जो है वो रेड कलर की क्या रहेगी बेटा, ज्यादा रहेगी, एंड ब्लू कलर की वेवलेंथ क्या रहेगी, कम रहेगी। ठीक है, तो ग्राफ के ऊपर जाओ जरा, रेड कलर, तो एंगल ऑफ डेविएशन भी बेटा क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन क्या, देखो यहाँ पे ये फ्रिक्वेंसी है, फ्रिक्वेंसी बेटा अगर वेवलेंथ क्या है, ये वेवलेंथ क्या है बेटा, ये रिलेशनशिप, वेवलेंथ अगर ज्यादा है तो आपके पास फ्रिक्वेंसी क्या आएगी, कम आएगी। अगर फ्रिक्वेंसी ही आपकी कम आ रही है, इट मींस आपका एंगल ऑफ डेविएशन भी क्या आएगा, कम आएगा। तो रेड कलर के लिए देखो बेटा बिल्कुल सही आ रहा है। ब्लू कलर की वेवलेंथ जो है वो ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसकी जो कम है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसकी जो फ्रिक्वेंसी रहेगी वो क्या रहेगी, हाई रहेगी, तो इसका डेविएशन एंगल भी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो देखो ये डायग्राम जो है पूरे तरीके से सही फिट बैठ रही है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है, बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा मैं डेविएशन ऑफ एंगल भी इसी के से मेंशन कर देती हूँ, जो कि यहाँ पे डी से क्या किया गया है, इसको मेजर किया गया है। नॉर्मली जो है इसको डेल्टा एंगल के साथ जो है मेजर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, द कलर ऑफ हेडलाइट्स सुटेबल फॉर व्हीकल इन फॉगी वेदर। तो इतना आप ध्यान रख लो कि जब हम फॉगी वेदर की बात करते हैं तो हम उन कलर्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, उन कलर्स के बारे में बात करते हैं, ध्यान से सुनते चलो, जिनकी वेवलेंथ बेटा क्या हो, लार्ज हो। फर्स्ट कंडीशन ये होती है, एंड सेकंड कंडीशन ये होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा स्कैटर ना करें। ठीक है, स्कैटरिंग जो है वो उनमें क्या हो, वो स्कैटरिंग का फिनोमेना फॉलो ना करें। अब आप देखो येलो रेड ग्रीन वॉयलेट, विवग्योर, विवग्योर, पहला कलर है आपके पास, वॉयलेट की भी बात हुई है यहाँ पे, रेड कलर की भी यहाँ पे बात हुई है। ठीक है, वॉयलेट कलर की भी बात हुई है, एंड ग्रीन कलर की यहाँ पे भी बात हुई है। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको वेवलेंथ बेटा सबसे ज्यादा किसकी होती है, आपकी रेड कलर की होती है। ठीक है, तो वेवलेंथ लार्ज होगी तो बेटा उससे ऊपर वाली सीरीज में आपका कलर कौन सा है, येलो। अब रेड कलर की वेवलेंथ बेटा क्या होती है, लार्ज तो होती है, लेकिन ये स्कैटर करता है बहुत ज्यादा लाइट को, तो ये तो होगा नहीं। अब येलो जो आपके पास कलर है, इसकी वेवलेंथ बेटा ऑब्वियस सी बात है लार्ज है, एंड ये जो है वो लार्ज स्कैटरिंग जो है वो बिल्कुल भी नहीं करता, यानी स्कैटर करेगा भी लाइट को तो बहुत कम करेगा, इतना कम करेगा कि वो हम उसको क्या मान लेंगे, निग्लिजिबल मान लेंगे। तो ये कलर बेटा कौन सा है, आपका येलो कलर है, जो कि वेवलेंथ लार्ज भी है इसकी, एंड ये जो है स्कैटरिंग जो है, मतलब इट डज नॉट अंडरगो लार्ज स्कैटरिंग, लार्ज स्कैटरिंग में ये बिल्कुल भी नहीं जाता है, तो ओनली आपका येलो कलर ही देखा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार, तो ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार होती है बेटा एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से, तो ए जो है किसके साथ मैच कर रहा है, आपका आर के साथ। ठीक है, सेकंड हम देखते हैं रेनबो की फॉर्मेशन, रेनबो की जो फॉर्मेशन है स्काई में किसकी वजह से होती है, ड्यू टू द डिस्पर्जन ऑफ द सनलाइट थ्रू द रेन ड्रॉप्स। ये भी पूछा जाता है कि डिस्पर्जन तो है, डिस्पर्जन किसका, डिस्पर्जन ऑफ द सनलाइट थ्रू द रेन ड्रॉप्स। तो बी जो है किसके साथ मैच हो गया, आपका पी के साथ। ठीक है, उसके बाद आपका सी है, दैट इज व्हाइट कलर ऑफ द क्लाउड्स, कि व्हाइट कलर जो रहते हैं आपके क्लाउड्स के, वो क्यों रहते हैं, क्योंकि लीस्ट स्कैटरिंग होती है सनलाइट से, जो भी आपकी रेज आती हैं उनकी स्कैटरिंग जो है बहुत कम होती है, स्कैटरिंग कम होने की वजह से वो हमें किस तरीके के नजर आते हैं, बादल सारे के सारे व्हाइट नजर आते हैं। ठीक है, ये स्कैटरिंग तो है, कई बार ये भी पूछा जाता है कि किस टाइप की है, तो लीस्ट स्कैटरिंग ऑफ द सनलाइट, तो इट मींस आपका सी जो है किसके साथ मैच कर रहा है, दिस इज योर एस। एंड लास्ट में बच जाता है आपका ग्लिटरिंग। ठीक है, ग्लिटरिंग ऑफ द डायमंड, तो ये तो हम सभी जानते हैं, दैट इज फिनोमिना। तो ये क्या है, मल्टीपल इंटरनल रिफ्लेक्शंस होती हैं ऑफ द लाइट, जो हम जितनी भी लाइट जो है आपके डायमंड के ऊपर पड़ेंगी, तो वो लाइट जो है अंदर ही अंदर, क्योंकि बहुत ज्यादा कट्स होते हैं तो अंदर ही अंदर वो क्या होती जाती है, रहती रहती है, तो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होते हैं अंदर ही अंदर। ठीक है, मल्टीपल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट, एंड जो भी लाइट इसके ऊपर जो है फॉल करेगी, जिसकी वजह से आपका जो डायमंड है वो क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा ग्लिटर करता है। तो डी मैच हो गया बेटा आपके साथ, किसके साथ, क्यू के साथ। तो यहाँ पे कोर्स मैच देखो जरा, ए आर के साथ कहाँ पे है, यहाँ पे है,
बी पी के साथ है, सी एस के साथ है, एंड डी जो कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या हो जाता है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, दोपहर के टाइम में सन अपीयर्स वाइट क्यों नजर आता है। ठीक है, तो आपको पता है कि ये क्या है, आपके पास एटमॉस्फेयर है। ठीक है, यहाँ पे आपका सन है। ठीक है, ये आपका सन है। ठीक है, अब ये देखो, ये हॉराइजन है। हॉराइजन से देखते हो तो ये जो डिस्टेंस है बेटा, आप चाहे यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, मैंने आपको मान लिया यहाँ पे, तो ऑब्वियस बात है ये डिस्टेंस क्या है, बहुत ज्यादा है। लेकिन जब आपका दोपहर के टाइम पे ये सन होगा, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है ये अब डिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। ठीक है, ओवरहेड के ऊपर आपकी जो लाइट है वो क्या है, डायरेक्टली ऊपर से पड़ती है, तो ये ट्रैवल क्या करती है, शॉर्टर डिस्टेंस में। तो इट मींस जो है आपकी लाइट जो है वो क्या हो रही है, कम स्कैटर्ड हो रही है। ठीक है, इट्स लाइट इज स्कैटर्ड लीस्ट। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है आपका ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है, बिल्कुल सही हो जाता है कि आपकी जो स्कैटरिंग होती है लाइट की यहाँ पे कम होती है, जिसकी वजह से आपको क्या दिखाई पड़ता है, आपको व्हाइट दिखाई पड़ता है। जिस तरीके से मैंने क्लाउड्स के केस में भी पीछे आपका क्वेश्चन जो है क्या किया था, एक्सप्लेन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना ऑफ लाइट आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। तो रेनबो जो है आपका सबसे पहला फिनोमिना तो आपको डिस्पर्जन ही देखा जाता है। डिस्पर्जन के बाद हम करते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की बात। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा फिनोमिना आ जाएगा आपके पास रिफ्रैक्शन। एंड रिफ्रैक्शन किस तरीके की, दैट इज योर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, उसके बाद बेटा हम देखते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, TIR जिसको बोलते हैं। तो ये तीन फिनोमिना रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, फॉर्मेशन ऑफ द रेनबो के लिए। तो यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे रिफ्लेक्शन तो बेटा होती ही नहीं है। ठीक है, रिफ्लेक्शन है, डिस्पर्जन है, रिफ्लेक्शन डिस्पर्जन आउटर रिफ्लेक्शन बिल्कुल नहीं है। TIR तो ऑब्वियसली बात है, TIR बेटा कहाँ पे बन रहा है आपका, इंटरनल इंटरनल रिफ्लेक्शन को ही हम TIR बोलते हैं। डिस्पर्जन भी हो रहा है एंड रिफ्लेक्शन भी हो रहा है। इट मींस ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या हो जाता है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ये डायग्राम देखो जरा, बोला गया है अ रे डायग्राम ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म। अब देखो ये जो एंगल है डी एंगल, इसी को हम क्या बोल देते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म। तो लोकेट द एंगल ऑफ प्रिज्म ही करना है, तो लोकेट द एंगल ऑफ प्रिज्म यानी डेल्टा, ये सॉरी एंगल डी जो है उसी को हम क्या बोल देते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म, जो कि बेटा कितना एंगल शो कर रहा है आपको, एंगल 1 शो कर रहा है। उसके बाद है एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन बेटा मैंने आपको अभी पीछे बताया था। ठीक है, लाइट जो है इस तरीके से इंसिडेंट करती है। ठीक है, जाना इसने इस तरीके से होता है, लेकिन जाती किस तरीके से, इस तरीके से जाती है, फिर यहाँ पे फिर ये लाइट जो है इस तरीके से पीछे क्या करेगी, मिड करेगी। तो इन दोनों के बीच में जो ये एंगल रहता है दैट इज योर डेविएशन एंगल। तो डेविएशन एंगल बेटा यहाँ पे कितना है, दैट इज योर एंगल 9। तो 1 एंड 9 बेटा कहाँ पे है, आपके ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बेटा हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, आपका केमिस्ट्री सेक्शन जो है शुरू हो जाता है। केमिस्ट्री में आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है ये क्या बोलता है कि एल्यूमिनियम इज यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स। मतलब जितने भी आपके बर्तन होते हैं उसमें हम एल्यूमिनियम का यूज करते हैं, तो कौन सी प्रॉपर्टीज जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं कि एल्यूमिनियम का यूज जो है हम यूटेंसिल्स के लिए करते हैं। तो ऑब्वियसली बात है बर्तनों में क्यों एल्यूमिनियम यूज करा जाएगा, ताकि आपका खाना जो है वो जल्दी पक जाए। खाना जल्दी पकने की का मतलब क्या है कि उस बर्तन के पास जो है अच्छी थर्मल कंडक्टिविटी होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बेटा ये तो इलेक्ट्रिकल की बात हो रही है, तो हम किसी भी बर्तन को जो है स्विच लगा के ऑन नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट, तो ऑब्वियसली बात है कि मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि हमने बर्तन रखा हुआ एकदम से मेल्ट हो गया आपका। ठीक है, तो इसलिए एल्यूमिनियम का यूज किया जाता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। हम जितना आधे घंटे के लिए खाना बना रहे हैं, 2 घंटे के लिए, तो बर्तन जो है वो मेल्ट बिल्कुल भी नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट जो है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो ऑप्शन जो है आपका 1 एंड 4 सही है, जो कि बेटा कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। पूछा गया है कि यहाँ पे आपने एक ऐसी मेटल बतानी है जिसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है। तो हम सभी जानते हैं दैट इज टंगस्टन, W के साथ जो है इसको मेंशन किया जाता है। यहाँ पर मेटल जो है अगर जिसका सबसे मैं बोलूँ कि जिसका लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है, लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है, टिंग पॉइंट है, तो वो बेटा वो मेटल कौन सी रहती है, आपकी मरकरी रहती है। इसलिए बेटा वो किस में रहती है, आपकी रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड स्टेट में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स डज नॉट गिव हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विद मेटल्स एक्सेप्ट मैंगनीज एंड मैग्नीशियम। तो कौन सा एसिड है यहाँ पे जो कि हाइड्रोजन गैस नहीं देता है। तो ऑब्वियसली बात है बेटा हमें HCl के बारे में पता है जो कि हाइड्रोजन गैस देता है, एंड हमें सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में पता है। सिर्फ और सिर्फ आपका नाइट्रिक एसिड जो है
जब वो रिएक्ट करता है किसके साथ, मेटल्स के साथ, तो वो हाइड्रोजन गैस बिल्कुल भी नहीं देता है। एंड क्यों नहीं देता है ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, साथ साथ में आप इस क्वेश्चन जो है वो किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, क्यों ये क्या है बेटा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, और जब हम रिएक्शन करवाते हैं आपके मेटल की एंड डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड की, तो नाइट्रिक एसिड जो है ऑक्सीडाइज्ड क्या कर देता है, हाइड्रोजन को, किस में, वाटर में। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, आपकी वाटर में। ठीक है, तो ये इसका आंसर है, क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे बोला गया है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग केमिकल रिएक्टिविटी। तो सबसे ज्यादा बेटा किसकी रहती है, पोटेशियम की, सबसे कम किसकी रहती है, आयरन की। तो ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पे क्या हो जाता है, बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, concentrated sulfuric acid but does not react with ferrous sulfate। तो ऑब्वियस सी बात है, आपने अगर आपको नहीं भी पता है तो देखो, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की यहाँ पे बात हो रही है। अगर मैं बोलूं कि लेड जो है आपका, ठीक है, लेड जो है Pb प्लस H2SO4, तो ये बेटा क्या बनाता है, PbSO4 प्लस बेटा हाइड्रोजन गैस, तो यहाँ पे बैलेंस भी करते चलो, 2H2। बट लेड जो है वो रिएक्ट नहीं करता है किसके साथ, फेरस सल्फेट के साथ। क्यों नहीं करता है, क्योंकि आपका जो ये लेड है वो लेस रिएक्टिव है किससे, देन आयरन से। Pb इज लेस रिएक्टिव, ठीक है, ये भी पता होना चाहिए, लेस रिएक्टिव देन आयरन से। ठीक है, इसीलिए ये रिएक्ट नहीं करता है आपके फेरस सल्फेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला गया है, द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट, सेकेंड पूछी गई है। तो ऑब्वियस सी बात है कि सेकेंड बेटा कौन सी है, आपकी आयरन, क्योंकि ये पूरे कितनी परसेंट है इसकी, 5% है। ठीक है, और यहाँ पे आपने कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताना है कि फर्स्ट मोस्ट अबंडेंट मेटल जो है अर्थ क्रस्ट में कौन सा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स एग्जिस्ट इन देयर नेटिव स्टेट इन नेचर। तो ऑब्वियस सी बात है, कॉपर भी क्या कर जाता है, उसमें आपका जंग लग जाता है। जिंक में भी बेटा क्या होती है, उसकी प्लेटिंग कोटिंग करनी पड़ती है। सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या है, आपके गोल्ड एंड सिल्वर जो है वो क्या है, अपने नेटिव स्टेट में रहते हैं। क्यों रहते हैं, क्योंकि वो लेस रिएक्टिव हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट में बहुत इजीली मिल जाते हैं और ये जल्दी से रिएक्ट भी नहीं करते हैं। ठीक है, तो सेकंड एंड फोर्थ बेटा कहाँ पे है, आपके ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, सेकंड एंड फोर्थ बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बेटा हम यहाँ पे बात करते हैं, दैट इज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सीजियम डाइऑक्साइड इज, सीजियम ऑक्साइड। ठीक है, तो बेटा ऑब्वियस सी बात है कि सीजियम, अगर मैं इसकी बात करूं, सीजियम ऑक्साइड प्लस एक्वस सॉल्यूशन, बेटा यहाँ पे बात हो रही है तो रिएक्शन करवा के ही देखते हैं। दैट इज योर 2CSOH प्लस आपका वाटर H2O2 प्लस O2। अब देखो ये क्या है बेटा, आपके पास ऑक्साइड है। ठीक है, और ऑक्साइड किस टाइप का है ये, दैट इज योर अल्कली मेटल, अल्कली मेटल है। तो अल्कली मेटल होने की वजह से बेटा ये क्या है, बेसिक ऑक्साइड बना, बेसिक ऑक्साइड नेचर है इसका। ठीक है, ऑक्साइड तो है लेकिन क्या है, बेसिक ऑक्साइड है। क्यों, क्योंकि ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ CHOS। ठीक है, सो इट्स एक्व सॉल्यूशन बेटा क्या बनेगा, आपका बेसिक बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हम यहाँ पे बात कर लेते हैं मैश, इसमें कॉलम को हमने मैश करना है। तो बेटा देखो, सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये बेटा क्या है, एक तरीके का एसिडिक ऑक्साइड है। ठीक है, एक तरीके का क्या है, एसिडिक ऑक्साइड्स है, इज इन नॉन मेटल, एंड नॉन मेटल जो है फॉर्म करते हैं, क्योंकि बेटा ये क्या है, नॉन मेटल है, नॉन मेटल बेटा फॉर्म क्या करते हैं, आपके एसिड ऑक्साइड। तो ए जो है बेटा किसके साथ मैच हो गया, 2 के साथ। ठीक है, नेक्स्ट जो है वाटर, जो है बेटा वाटर क्या है, न्यूट्रल ऑक्साइड है। ठीक है, बी जो है किसके साथ मैच हो गया, आपका 3 के साथ। उसके बाद है आपका एल्यूमिनियम। ठीक है, Al2O3। तो ये इसका नेचर बेटा कैसा रहता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स रहता है, जो कि कैसे एक्ट करता है, ये एसिड की तरह भी एक्ट करेगा, एंड बेटा ये किसकी तरह एक्ट करेगा, आपका एज वेल एज बेस की तरह भी ये एक्ट करता है। तो सी जो है किसके साथ मैच हो रहा है, आपका 4 के साथ। एंड लास्ट में बच जाता है आपका, दैट इज योर डी, CaO।
तो बेटा ये क्या है, एक तरीके का बेसिक ऑक्साइड है, क्योंकि मेटल्स जो है ये क्या है, एक तरीके की मेटल है। तो मेटल बेटा क्या फॉर्म करते हैं, बेसिक ऑक्साइड, क्योंकि आपको इतना पता है कि कैल्शियम जो है वो क्या है, एक तरीके की मेटल है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन, तो ये क्या बनाएंगे आपके पास, बेसिक ऑक्साइड ही बनाएंगे। तो आपका जो डी है किसके साथ मैच हो रहा है, आपका फर्स्ट के साथ मैच हो रहा है। तो ए देखो 2 के साथ, ए 2 के साथ बेटा यहाँ पे है, तो बी एंड डी कैसा हो गया। उसके बाद बेटा बी जो है 3 के साथ, बी 3 के साथ, ये भी मैच हो रहा है, ये भी मैच हो रहा है। उसके बाद बेटा 4 4, उसके बाद डी 1, ये बेटा हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका ए ऑप्शन भी सही है एंड सी ऑप्शन भी यहाँ पे सही है, ठीक है। दोनों ऑप्शन जो है सही है, लेकिन आपने जो है कॉन्सेप्ट वाइज चलना है, ठीक है। यहाँ पे कोई एक ऑप्शन जो है वो आपको सही नहीं दिया गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है, व्हेन सल्फर रिएक्ट्स विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड HNO3, और क्या है बेटा, ये सल्फर है। इट मीन सल्फर जो है बेटा एक्ट कर रही है किसके साथ, HNO3। तो ऑब्वियस सी बात है, देन विच गैस इज इवॉल्व, कौन सी गैस जो है बेटा इवॉल्व होती है। तो बेटा खुद देख लो, H2SO4 मीन 6, बैलेंस करते चलो, H2SO4 प्लस वाटर भी निकलेगा H2O प्लस बेटा यहाँ पे क्या निकलेगा, दैट इज योर 6 नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो ऑब्वियस सी बात है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जो है बेटा क्या होती है, यहाँ पे इवॉल्व होती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी में से हम देखने वाले हैं। प्रोबेबिलिटी बेटा ई यानी पी ब्रैकेट में ई आपको दिया गया है ये, और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई बेटा ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई को हम किस तरीके से मेंशन करते हैं, दैट इज योर पी नॉट ई, इट मीन ऊपर बार लगा देते हैं, जो कि बेटा किसको रिप्रेजेंट करती है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या ई। तो इट मीन हमने क्या करना, 1 को माइनस कर देना प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो कि दी गई है 0.05। तो ऑब्वियसली बात है कि कितना आएगा आपके पास 0.95, ठीक है, जो कि बेटा कहाँ पे आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पूछा क्या गया है, इफ एन इवेंट कैन नॉट आकर, कि कोई इवेंट जो है वो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बेटा क्या होती है, 0 होती है। अगर कोई भी इवेंट जो है अकर नहीं हो रहा हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है, ये आपने याद रखनी है बात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, एन इवेंट इज वेरी अनलाइकली टू बी हैपन, ठीक है, ये मतलब नहीं हो सकता, जैसे हमने पहला वाला क्वेश्चन किया था। इट्स प्रोबेबिलिटी इज क्लोजेस्ट, बेटा क्लोजेस्ट किसके रहेगी, मैंने अभी बताया बेटा 0 के क्लोजेस्ट रहेगी, लेकिन हमें यहाँ पे ऑप्शन में 0 तो यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो हमने क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में, जो भी वैल्यू 0 के क्या हो, अप्रोक्सीमेट इक्वल हो, हम उसको लिखते हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे क्लोज कौन है बेटा, 0.001, यहाँ पे देखो 2 0 है, यहाँ पे बेटा 1 है, और यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। तो ऑब्वियसली सबसे क्लोजेस्ट बेटा 0 के कौन है, आपका जो सबसे छोटी वैल्यू रहेगी, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या हो जाता है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, अ लेटर इज चूजन एंड अ रैंडम फॉर्म, मीन्स मैथमेटिक्स आपको वर्ड दिया गया है और आपको किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, वोवल की, ठीक है। तो यहाँ पे वोवल आप चूज कर लो, कौन कौन से यहाँ पे वोवल है, ए ई आई ओ यू होते हैं। तो ए बेटा क्या है आपके पास, 1 2, ठीक है। उसके बाद बेटा आपके पास ई है, उसके बाद बेटा आपके पास आई है, ठीक है। इट मीन्स 4 ही यहाँ पे क्या आपको मिल रहे हैं, वोवल मिल रहे, वोवल बेटा कितने हैं, 4 हैं। तो इट मीन्स हम यहाँ पे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी की यहाँ पे बात करते हैं, बेटा प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, किसकी निकालनी है, वोवल की। वोवल बेटा कितने आए, 4, ठीक है। टोटल बेटा यहाँ पे नंबर ऑफ जो है आउटकम्स कितने आएंगे, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मींस इस वर्ड में कितने लेटर्स हैं, 4 हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या हो जाता है, बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। पूछा क्या गया है, द प्रोबेबिलिटी दैट एन ऑर्डिनरी ईयर कंटेन्स 53 संडेज इज, इट मीन्स आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है उस ईयर की जहां पे जो कि कंटेन करता हो 53 संडेज, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है कि नॉर्मल अगर ऑर्डिनरी मतलब नॉर्मल साल की अगर हम बात करें तो उसमें कितने दिन होते हैं, 65, ठीक है। इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं बेटा 7 के साथ, तो ऑब्वियसली बात है कि इसकी इक्वल आएगा 52.17, अप्रोक्सीमेटली बेटा कितना, 52 वीक्स, ठीक है। तो 52 यहाँ पर क्या आ गए, वीक्स आ गए, ठीक है। इसको इस तरीके से भी करके देख लो, 7 × 52 + 1, ठीक है, यही आएगा आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पे जो एक दिन जो है वो खाली बच जा रहा है,
ठीक है, ये कोई भी दिन हो सकता है आपके 7 वीक डेज में से, ठीक है, वन ऑफ द 7 वीक डेज में कोई भी हो सकता है ये एक दिन, ठीक है। तो इस डे की जो प्रोबेबिलिटी है, हफ्ते में ये कोई भी हो सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी बेटा कितनी कितनी आएगी संडे की, 1/7, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इस डे की, किसकी, जो एक बच जा रहा था, टू बी संडे, की संडे हो सकता है, ठीक है। तो सब आपके एक वीक में कितने डेज होते हैं, 7, तो टोटल बेटा एक पूरे वीक में कितने दिन होते हैं, 7, तो 7 तो एक दिन आपका जो बच जा रहा है, इसी के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बेटा यहाँ पे बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। Two unbiased coins are tossed simultaneously, then the probability of getting no head बोला गया है, तो टू कॉइन्स की हम यहाँ पे बात हो रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी टोटल आउटकम्स का आप मान के चल रहे हो, दैट इज हेड हेड आएगा, फिर हेड टेल आएगा, फिर टेल हेड आएगा, एंड फिर टेल टेल आएगा। यहाँ पे बोला गया है नो हेड, तो यहाँ पे भी हेड है तो ये भी काउंट नहीं होगा, यहाँ पे भी हेड है तो ये भी काउंट नहीं होगा, यहाँ पे भी हेड है ये भी, तो इट मीन टोटल पॉसिबिलिटी बेटा कितनी आ रही है यहाँ पे 1/4। अब ये जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए को, और ये बेटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बी को, ठीक है। ये आपको बोला गया है नो हेड को, कि नो हेड हमने ए बाय बी लिखा, तो नो हेड की हमने ये कंडीशन देख ली, जिसको हमने इक्वल कर दिया ए बाय बी की। अब ए प्लस बी आपको स्केयर पूछा गया, तो ए की बेटा वैल्यू कितनी है 1 प्लस, यानी ये वाली वैल्यू बेटा, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्केयर, ए प्लस बी का होल स्केयर कितना बने बेटा 5 का होल स्केयर, दैट इज 25। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, बोला गया है सिंगल रोल ऑफ डाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 7। तो देखो लेस देन 7 कितने, 1 2 3 4 5 6, 7 से लेस ही है ये, 6 तक रुक जाओ, तो टोटल आउटकम्स यहाँ पे कितने बन रहे हैं बेटा, 6 बन रहे हैं। आपको क्या निकालना है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 7, तो कितने नंबर हैं, ये टोटल 6 ही हैं, तो 6/6 इट मीन्स आपका क्या आ गया, ये 1 आ गया, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, एक डाई को थ्रो किया जाता है एक ही बार, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर विच इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 36, तो टोटल पहले प्रोबेबिलिटी निकालो डाई की, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 एंड 6, ये सारे के सारे फैक्टर किसके बन जाते हैं बेटा 36 के, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक 5 है जो कि फैक्टर किसका नहीं है, 36 का नहीं है, ठीक है, 36 का फैक्टर नहीं है, तो ऑब्वियस बात है एक ही वो नंबर है, कितने में से, 6 में से, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाता है, बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग, किंग निकालना है लेकिन किसका, रेड कलर का। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब हम डेक ऑफ कार्ड्स की बात करते हैं तो 26 कार्ड जो है वो बेटा वो रेड होते हैं, एंड 26 कार्ड जो है वो ब्लैक होते हैं। अब किंग की बात हो रही है तो किंग बेटा 4 होते हैं, जिसमें से 2 जो है वो रेड होते हैं, एंड 2 बेटा क्या रहते हैं आपके, ब्लैक रहते हैं, ठीक है। दिस इज योर 2, और बेटा ये क्या रहते हैं, ब्लैक रहते हैं, ठीक है। तो टोटल बेटा कितने हैं, 52 हैं। किंग किस टाइप के निकालने हैं, रेड कलर के, रेड कलर के बेटा कितने रहते हैं 2, तो 2 डिवाइड बाय बेटा टोटल कार्ड्स कितने रहते हैं 52, तो ये कितना डिवाइड कर दो 26, 1 डिवाइडेड बाय 26, जो कि बेटा कहाँ पे नजर आ रहा है आपको, ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, बोला गया है एक बैग कंटेन करता है 3 रेड बॉल्स, 5 ब्लैक एंड 7, तो टोटल आउटकम्स बेटा यहाँ पे देख लो जरा, 3 + 5 + 7 कितने बने, ये 15 बन गए, ठीक है। अब देखो अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट बॉल ड्रॉन इज नॉट, मीन्स वो ब्लैक नहीं होनी चाहिए, ब्लैक नहीं होनी चाहिए, इट मीन्स वो क्या हो सकती है, रेड हो सकती है एंड व्हाइट हो सकती है, तो ऑब्वियस सी बात है क्या बनेगा आपके पास, 10 डिवाइडेड बाय क्या बन जाएगा, ये 15 बन जाएगा, क्योंकि नॉट ब्लैक निकाले, तो ब्लैक की बेटा 5 है, तो 5 को बेटा माइनस कर दो, बाकी क्या बची है आपके पास, रेड एंड व्हाइट जो कि 3 एंड 7 है, तो इसको जरा डिवाइड करके देख लो जरा, 5 2 जा एंड 5 3 जा, कितना बना ये आपके पास 2/3, ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है, बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। तो ये था आपका पार्ट नंबर 3। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, पार्ट नंबर 4 के साथ, जहां पर हम फिर से टॉप 30 क्वेश्चन फ्रॉम फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में से डील करेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।